अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप सब लोग ठीक ठाक हैं और आप लोगों ने पहले दो लेक्चर चैप्टर नंबर 14 के पढ़ लिए होंगे आई होप। और अब आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3। और जो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। सबसे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आता। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो फिर ये जस्ट डेफिनेशंस हैं और इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं जो आपके एनुअल एफएससी एग्ज़ाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है उसमें उस हवाले से। तो जो आपने इस टॉपिक को जो है वो समझना है, हमारा आज का लेक्चर इतना लेंथी नहीं होगा और इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है और एमसीक्यूज़ जो हैं उनके आंसर्स आपने जो है वो देने हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज़ के आंसर दे सकें और इन दोनों डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर सकें तो इस लेक्चर की जो आपकी प्रेपरेशन है इस टॉपिक की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज का लेक्चर। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा दो हिस्सों में है, इस तरह से कि एक हिस्से में मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने अंडरस्टैंड करना है और एक हिस्से में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अंडरस्टैंड करना है। मैंने सिर्फ यहाँ फ्लक्स डेंसिटी लिखा है, इट इज़ अंडरस्टूड कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं और हम लोगों ने डेफिनेशन जो है वो पढ़नी है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन और बच्चों इसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये आपको सुना सुना सा लग रहा होगा वर्ड फ्लक्स। हमने चैप्टर नंबर 12 में टॉपिक पढ़ा था, एक शॉर्ट टॉपिक पढ़ा था, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग नहीं था, शॉर्ट डेफिनेशंस थी। वो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स था और चूंकि अब हम चैप्टर नंबर 14 में मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड डिस्कशन या स्टडी कर रहे हैं तो उस हवाले से हमारा जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये बेसिकली दो चीज़ें जो है उसमें शामिल हैं। तो अगर मैं लिखूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन तो आप ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ magnetic field lines passing through an element of area and the magnitude of area and the magnitude of the area is the magnetic flux। तो जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में दो चीज़ है, ये प्रोडक्ट है राइट, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। पहले नंबर पे क्या है, ये प्रोडक्ट है। किस चीज़ का प्रोडक्ट है? इसमें एक तो हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है पासिंग थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एरिया, किसी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। तो इन दोनों चीज़ों का जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ़र्ज़ करें कि आपके सामने मैं ये बनाता हूँ एक एरिया है और इस एरिया की जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, लेट्स से दिस इज़ एरिया ए। इस एरिया ए में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं राइट। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास कर रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम देखेंगे और दूसरा इस एरिया का मैग्नीट्यूड देखेंगे। अगर ये एरिया बड़ा हो, लेट्स से कि ये एरिया जो है ये बड़ा है और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास की वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जब पास करेंगी तो इन दोनों केसेस में ये जो फ्लक्स होगा फाई बी और ये जो फ्लक्स होगा फाई बी, ये दोनों डिफरेंट होंगे। यहाँ एरिया कम है, लाइंस वही हैं, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, लाइंस वही हैं। तो फाई बी जो है ये वाला फ्लक्स इस फ्लक्स से कम होगा। तो इस सेंस में कम कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया और मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा होगा और इस केस में जो प्रोडक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वो कम होगा। यहाँ प्रोडक्ट कम है और यहाँ पे उसी चीज़ का प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो ये जो फ्लक्स है इस केस में जो फ्लक्स होगा दैट विल बी ग्रेटर दैन द फ्लक्स इन दिस सिचुएशन। तो इसका मतलब है बच्चों जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी और जितना किसी एरिया की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी
इट इज़ अंडरस्टूड कि उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हम कहेंगे कि ये ज़्यादा है। तो बच्चों आपने देखा कि इसमें दो चीज़ें आई और दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, राइट। ये जो वेक्टर बी है, अगर वेक्टर बी को मैं थोड़ा डिटेल्ड लिखूं, थोड़ा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में, तो वेक्टर बी जो है दिस इज़ एक्चुअली मैग्नीट्यूड बी एंड डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये देखें बच्चों, ये जो बी है ये इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये बी डिटरमिन करता है कि ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कितनी हैं। जितना किसी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आता है, ज़्यादा बड़ा नंबर आता है, इट इज़ अंडरस्टूड कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उतनी क्लोज और ज़्यादा है। और ये जो बी है यूनिट वेक्टर, ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है कि किस तरफ ये लाइंस जो है वो मूव कर रही हैं। इसी तरह बच्चों जो ए वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और वो उस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए और उसकी जो डायरेक्शन है वो ए कैप है। तो ये जो ए है बच्चों यहाँ पर, इस ए का मतलब है ये एरिया है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, स्केलर वैल्यू है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से कैलकुलेट होता है, बी और ए के प्रोडक्ट से। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टाइम्स ए क्या है, एरिया जिसमें से वो लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है ना। तो एरिया में से लाइंस पास करना दैट इज़ फ्लक्स, और ये फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा जितना बी ज़्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में जो एरिया है जिस एरिया में से लाइंस ने पास करना है वो एरिया अगर ज़्यादा है तो फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़्यादा है। तो डेफिनेशन में तो मैंने यही लिखा है कि ये प्रोडक्ट है बेसिकली बी का और ए का। लेकिन बच्चों जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स की, उसमें हम इन दोनों वेक्टर्स को लेते हैं, इसमें बी और ए वेक्टर को जो है वो हम लिखते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड वाइज भी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज बेसिकली बी और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया दैट इज बेसिकली ए। सो प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए इज मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज़ करेक्ट। बिल्कुल डेफिनेशन की हद तक, समझने की हद तक दैट इज़ वेरी मच करेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसको वेक्टर फॉर्म में, तो उसके लिए जो ये जो बी वेक्टर और ए वेक्टर है दोनों को आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है। बी वेक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो वही उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एरोज लगा के हम इसको शो कर देते हैं। और बी जो है उसकी स्ट्रेंथ। ए जो है, ए वेक्टर जो है बेसिकली इस ए वेक्टर को हम समझते हैं, ए वेक्टर को हम कहते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। ये ऐसा वेक्टर होता है जो किसी एरिया की डायरेक्शन को बताता है। तो जो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक एरिया है, ये हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी डायरेक्शन हम एक वेक्टर यूज़ करते हैं। लेट्स से दिस वेक्टर इज़ ए। दिस वेक्टर ए जो है इसका नाम है, इस वेक्टर का नाम है एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर में ये जो वेक्टर है इसका, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा कि इस वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो दैट लेंथ कम्स फ्रॉम द एरिया ऑफ द सरफेस। जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस एरिया की जो वैल्यू होगी दैट विल डिटरमिन कि हमने इस वेक्टर की लेंथ को कितना बनाना है। अगर वो एरिया ज़्यादा है तो इस वेक्टर की लेंथ ज़्यादा बना देते हैं, अगर वो एरिया कम हो तो इस वेक्टर की लेंथ कम बना देते हैं। और इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इस सरफेस, उस एरिया की सरफेस के साथ नॉर्मल होती है, राइट। तो नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर होती है। अब इसमें एक बात और आप याद रखें कि ये चूँकि एक ओपन सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है, राइट। क्लोज्ड सरफेस में आप समझ लें जैसे सफ़ियर होता है, जैसे सिलेंडर होता है, तो दैट इज़ क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस तो नहीं है। तो ओपन सरफेस के केस में एरिया वेक्टर इस तरफ भी लिया जा सकता है और एरिया वेक्टर इस तरफ भी लिया जा सकता है। इट इज़ अप टू द सिचुएशन कि हम किस तरफ को, सिचुएशन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एरिया को किस तरफ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एरिया इस तरफ भी हो सकता है, ये एरिया इस तरफ भी, तो एरिया वेक्टर इस तरफ भी हो सकता है, एरिया वेक्टर इस तरफ भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड इन दोनों केसेस में सेम होगा और डायरेक्शन इन दोनों केसेस में ऑपोजिट होगी। तो बहरहाल हम इसकी वेक्टर फॉर्म अगर लें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वेक्टर फॉर्म बी है और जो एरिया वेक्टर है दैट इज़ ए, उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है जो कि एरिया होगा और उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होगा। तो हम लोग जो है वो फिर डिफ़ाइन करते हैं कि वी डिफ़ाइन मैग्नेटिक फ्लक्स
we define magnetic flux as phi b equals b dot a. So flux, magnetic flux is actually a scalar product of two vectors. One vector is b, the other vector is a, right? तो इन दोनों वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स लेते हैं. तो अगर इसको एक्सपैंड करें हम फाई बी को, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी ए टाइम्स कोसाइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पर हेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी एंड ए. जब भी आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है तो आपने बच्चों ये देखना है कि बी और ए वेक्टर्स जो हैं उनके दरमियान एंगल कितना है. तो इस इक्वेशन में जो थीटा है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू द एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी एंड ए. ठीक है बच्चों, बाज़ बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कन्फ्यूजन आती है. वो कन्फ्यूजन आनी नहीं चाहिए. तो लेट्स से केस 1, अब थोड़ा सा केस को हम स्टडी कर लेते हैं, एक डिफरेंट केसेस बना लेते हैं. लेट्स से केस 1, इफ़ अ एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर विद मैग्नेटिक फील्ड. राइट, अब वर्ड मैंने क्या यूज़ किया, द एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर. इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आपको एंगल बता रहा हूँ. ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है. एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया को इस तरह रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ परपेंडिकुलर हो. एरिया जो है वो सरफेस जो है, वो जो सरफेस है, जो एरिया है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ परपेंडिकुलर होगा. तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको थीटा बता रहा हूँ. थीटा आपने बाद में देखना है, सिचुएशन बना के, एरिया बना के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बना के, वहाँ से आपने ए एंगल देखना है. एंगल आपने हरगिज़ उसकी इस स्टेटमेंट से अगर गैस कर जाते हैं तो ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट से नहीं आपने देखना. ठीक है ना. तो यहाँ पे कहा तो ये गया है कि लेट द एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर. ठीक है, एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर. ये भी एग्जामिनर भी ऐसे ही करता है, वो आपको कंफ्यूज कर देता है. एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर विद मैग्नेटिक फील्ड. राइट, एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर विद मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ से कुछ बच्चे फ़ौरन ये सेंस ले लेते हैं कि थीटा 90 है. परपेंडिकुलर मीन्स थीटा 90 है. थीटा 90 लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, फ्लक्स ज़ीरो आ जाता है. जबकि इस केस में फ्लक्स ज़ीरो नहीं है. अब देखते हैं. तो इस केस में जो फाई बी है, नाउ दैट इज़ इक्वल्स टू बी ए टाइम्स कॉस थीटा कोसाइन थीटा. अब थीटा जो है, जैसा मैंने पहले कहा कि इट इज़ एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी एंड ए. तो आप वेक्टर्स बनाएंगे. ये एरिया तो परपेंडिकुलर, अब एरिया वेक्टर बनाना है आपने. ए, वो ए इसके साथ परपेंडिकुलर होगा इस तरफ और बी इस तरफ. तो दोनों के दरमियान जो थीटा है एक्चुअली वो थीटा ज़ीरो है. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज़ बी ए कोसाइन ज़ीरो, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आ जाएगा बी टाइम्स ए कोसाइन ज़ीरो इज़ 1. तो देखें बच्चों, अब स्टेटमेंट देखें और रिजल्ट देखें. स्टेटमेंट में था द एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर विद मैग्नेटिक फील्ड. अगर थीटा 90 लगा के कोई बच्चे कर देते हैं तो यहाँ तो फ्लक्स ज़ीरो आ जाएगा, बी ए कॉस 90. तो फ्लक्स तो ज़ीरो है नहीं, फ्लक्स तो है, फ्लक्स तो लाइंस तो पास कर रही हैं इस एरिया में से. तो इट मीन्स कि आपने जल्दी नहीं करना, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और एंगल को आपने खुद से फाइंड करना है. एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर मतलब फ्लक्स थीटा विल बी ज़ीरो, राइट, और थीटा ज़ीरो पे जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है. ठीक है, समझ आ गई बात की. चलें आगे चलते हैं. तो अब हम बात करते हैं, दूसरा केस बना लेते हैं समझने के लिए. तो हमारे पास केस 2 है. केस 2 की देखिए बच्चों, स्टेटमेंट में इस तरह बनाता हूँ कि एरिया, लेट एन एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल. फर्ज कर लें एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड. अगर कोई एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल रखा हुआ है तो उस केस में फिर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करें. ठीक है ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन है. तो इसका मतलब है कि जो एरिया है दैट इज़ हेल्ड पैरेलल, सॉरी इसको मैं दोबारा बनाता हूँ. द एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल. ये देखिए, ये एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एरिया है वो पैरेलल है. ये सिचुएशन है. तो अब अगर इसका फ्लक्स फाइंड हमने करना हो, तो अब अगर इसका हमने फ्लक्स फाइंड करना हो फाई बी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी ए टाइम्स कोसाइन थीटा. अब यहाँ पे थीटा क्या होता है,
थीटा हमने पढ़ा है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड ए। अब पहले यहाँ पे ए तो दिखाएं ना, पहले यहाँ पे ए बताएं कि ए क्या है। तो ए जो है दैट इज़ एरिया वेक्टर, दैट ए हैज़ सम मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन इज़ परपेंडिकुलर विद द एरिया, परपेंडिकुलर विद द नॉर्मल। तो इस ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस तरह होगी जो कि एरिया पे परपेंडिकुलर। तो इस गिवन सिचुएशन के मुताबिक बी और ए के दरमियान जो एंगल है वो कितना बन गया हमारे पास 90। तो बच्चों यहाँ पे अगर थीटा को 90 ले लें तो फाई बी विल बी इक्वल्स टू बी ए टाइम कोसाइन 90, और जो कोसाइन 90 होता है वो किसके इक्वल होता है 0। तो इट मीन्स कि इस केस में जो फ्लक्स है वो क्या होगा 0, और 0 फ्लक्स मीन्स कि उस एरिया में से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही। अब जो सिचुएशन है उसके मुताबिक हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक है, हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल उसके एग्रीमेंट में है कि कोई भी लाइन जो है वो उसमें से पास नहीं कर रही। तो एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल बट एरिया वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर, ये याद रखना है आपने। अब आपकी ज़िम्मेदारी है इस पॉइंट को याद रखना, एरिया या एरिया वेक्टर दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ठीक है बच्चों, तो ये केस 1 और केस 2। केस 3 में ये है कि अगर कोई सरफेस इस तरह से हेल्ड हो कि ना वो पैरेलल हो ना वो परपेंडिकुलर हो, लेट्स से बच्चों कि वो सरफेस जो है वो इस तरह से रखी गई, ये एक सरफेस है और इसमें ये इसका सरफेस का एरिया वेक्टर है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से पास हुई कि उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से है कि वो यूं पास कर रही हैं इसमें से। तो बच्चों आप देखें कि इस केस में फिर थीटा देखा जाएगा कि थीटा एंगल जो है वो क्या है। तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो जितना ये थीटा होगा उसके मुताबिक जो फ्लक्स होगा, अब इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी ए टाइम्स कोसाइन थीटा। सो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन थीटा, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन थीटा। ठीक है, तो जितना थीटा की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी उसके मुताबिक फ्लक्स होगा। तो यूजुअली जितना थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना फ्लक्स कम होगा, जितना थीटा की वैल्यू कम होगी उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। अब देखें ये एक MCQ है, जितना थीटा की वैल्यू ज़्यादा है। अब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 हो सकती है। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 हो सकती है, लेस और इक्वल्स टू 90 हो सकती है। ठीक है ना, इसी तरह वेरी करना ना इस सरफेस ने। तो जितना थीटा 0 की तरफ होगा उतना फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा, बढ़ता जाएगा, और जितना थीटा 90 की तरफ जाएगा उतना फ्लक्स जो है वो कम होता जाएगा। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ थीटा स्मॉल इज़ द फ्लक्स, स्मॉलर इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा ग्रेटर इज़ द फ्लक्स। तो ये रिलेशन आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है ना, तो स्मॉलर थीटा मीन्स ग्रेटर फ्लक्स, राइट। तो स्मॉलर थीटा मीन्स ग्रेटर फ्लक्स। जितना ये थीटा स्मॉल होगा उतनी ये सरफेस इस बी के साथ परपेंडिकुलर होती जाएगी और फिर फ्लक्स उतना ज़्यादा होता जाएगा, और जितना ये थीटा ज़्यादा होता जाएगा उतनी सरफेस पैरेलल होती जाएगी और फ्लक्स कम होता जाएगा। तो ये बच्चों आपने एक पॉइंट इसमें याद रखना है। ठीक है, चलें जी, ये वाली बात होगी। अच्छा जी, अब हम इसके लास्ट पर एक और केस देखते हैं। अगर कोई कर्व्ड सरफेस हो जाए, ठीक है, केस 4, if a curved surface is placed in front of magnetic field lines, right? Case 4, if a curved surface is placed, if a curved surface is placed in front of magnetic field lines, तो क्या होगा। अब जो फ़र्ज़ करें कि ये एक कर्व्ड सरफेस है और इस कर्व्ड सरफेस को एक मैग्नेटिक फील्ड का सामना है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं। तो अगर हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो फिर हमने फ्लक्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है। So in this case we divide the whole curved surface into small flat surfaces. ठीक है, so whole curved surface is
डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्लैट सरफेसेस। ये इसका सोल्यूशन है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी, प्रॉब्लम ये है और सोल्यूशन ये है, राइट। ये कर्व्ड सरफेस आ जाए तो उस कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये एक प्रॉब्लम है। और सोल्यूशन ये है कि उसकी आप कर्व्ड सरफेस को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें, इसके स्मॉल एरियाज़ बना लें, स्मॉल एरिया बना लें और इन स्मॉल एरियाज़ का आप फ्लक्स फाइंड करें। हर एरिया फ्लैट हो जाएगा, उसके ऊपर यही रूल लग जाएगा, ठीक है, यही रूल लगेगा उसके ऊपर। तो उस स्मॉल एरिया पे जब यही रूल लगा देंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे, हर पैच का, हर स्मॉल एलिमेंट का हम फ्लक्स फाइंड करेंगे और यही रूल से फाई इज़ इक्वल टू बी ए कोसाइन थीटा। तो उसमें फिर ये होगा फाई 1 फाइंड करेंगे, उसमें फिर हम फाई 2 फाइंड करेंगे, फाई 3 करेंगे और फिर लास्ट पर जो है वो हम ये करेंगे कि टोटल जो फाई होगा दैट इज़ द सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस। ये जो है समेशन ऑफ ऑल द फ्लक्सेस फ्रॉम 1 to n कर देंगे, तो दैट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू दैट कर्व्ड सरफेस। ठीक होगी बात बच्चों, समझ आ गई ये वाली सिचुएशन? ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट्स की, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और यूनिट्स की बात करते हैं। अच्छा बच्चों, यूनिट्स जो हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के वो बिल्कुल हैं जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हैं। तो यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बच्चों इसके जो यूनिट्स हैं वो हम लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं? इसकी इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो हमारे पास फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी, फाई बी इज़ बी ए टाइम्स कोसाइन थीटा। अब यहाँ पे जो कोसाइन थीटा है, कॉस थीटा जो है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये एक स्केलर है, एक नंबर है, तो इसके यूनिट नहीं है, ये रेशो है बेसिकली, ठीक है ना। तो रेशो हैज़ नो यूनिट्स। तो यहाँ पर जो फाई बी है, जो फ्लक्स है, उसके यूनिट्स इन दो क्वांटिटी से बनेंगे, एक है बी और एक है ए। तो बच्चों यहाँ पे फ्लक्स के जो यूनिट हैं वो वेबर हैं, सो WEBER वेबर। और मैग्नेटिक फील्ड के जो यूनिट हैं वो हैं टेस्ला, और एरिया के जो यूनिट्स हैं वो होते हैं मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 1 वेबर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 टेस्ला टाइम्स 1 मीटर स्क्वायर। तो वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड 1 वेबर इज़ एक्चुअली इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सो 1 अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाए या कोई MCQ आ जाए तो आप इसको MCQ को इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 WB 1 वेबर इज़ 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, TM स्क्वायर टेस्ला मीटर स्क्वायर। मतलब 1 अगर नहीं लिखते, लेट से आप कहते हैं कि हमने यूँ लिखना है, तो TM स्क्वायर इसलिए टेस्ला मीटर स्क्वायर। या बच्चों 1 वेबर उसको यूँ भी लिख सकते हैं, और राइट, यहाँ मैंने क्या लिखा है और। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे अगर टेस्ला की वैल्यू लगा दें न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर और उसके साथ मीटर स्क्वायर लगा दें, तो आप देखें ये क्या बन जाएगा, ये मीटर पर मीटर और मीटर स्क्वायर मीटर आ जाएगा, तो ये बनेगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये बन गया न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये भी कह सकते हैं, राइट। सो 1 वेबर इज़ एक्चुअली टेस्ला मीटर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पियर, या फिर और लिखता हूँ मैं, फिर इसको यूँ भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर आपको पता है किसके इक्वल होता है, जूल्स होता है। सो 1 वेबर इक्वल्स जूल पर एम्पियर, राइट। तो इस तरह से हम इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के जो यूनिट्स हैं वेबर वो लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बच्चों यूनिट थे न्यूटन मीटर पर एम्पियर, लेकिन उसमें हम न्यूटन उसके जो यूनिट थे उसका नाम नहीं हमने रखा था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो EA न्यूटन मीटर पर कूलम, सॉरी न्यूटन मीटर पर कूलम था, तो उसके नाम नहीं हमने इसका रखा था। लेकिन यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम रखा है कि ये जो न्यूटन मीटर पर एम्पियर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर है, जूल पर एम्पियर है, तो इसको वेबर जो है
वो हम कह सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बच्चों क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है और इसके डिफरेंट केसेस और यूनिट्स मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किए। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की आखिरी और दूसरी बात की तरफ, और वो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये बच्चों एक डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये भी आ जाता है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या सिंपली इसको फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो है एक्चुअली, अगर इसकी डेफिनेशन करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया is known as magnetic flux density। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो जो इसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो मैग्नेटिक, इसको वर्ड्स में लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इस तरफ अगर वर्ड्स में अभी मैं लिखूं तो दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एरिया, राइट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज़ वेबर, और एरिया जो है दैट इज़ मीटर स्क्वायर। तो इसको ये हमारे पास बन गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब जो वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ज़रा गौर से देखें आप लोग, ज़रा इंटरेस्टिंग देखें यहाँ पे। वेबर की वैल्यू वो लिखी मैंने, यूनिट्स लिखे थे, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। वेबर इज़ न्यूटन मीटर पर एम्पियर टाइम्स मीटर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मीटर 1 है और ये मीटर -2, तो ये पर मीटर हो जाएगा, यानी न्यूटन पर मीटर एम्पियर या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो ये क्या बच्चों बन गया, ये तो हमारे पास फिर से टेस्ला आ गया। तो इट मीन्स के यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सो क्या यहाँ से पता चला, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ टेस्ला, राइट। अब टेस्ला जो है वो ऑलरेडी हमें पता है कि टेस्ला जो है ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है बेसिकली। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैन ऑल्सो बी written as magnetic field strength। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, बी टेस्ला, राइट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। स्ट्रेंथ की जगह अगर आप चाहें तो एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इंटेंसिटी यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और बच्चों इसको एक और भी वर्ड कहते हैं, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये 3 नाम हो गए ना हमारे पास। एक हो गया बल्कि ये देखें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और बच्चों उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं ये बेसिकली बी ही हैं, यानी इन सारी क्वांटिटीज़ का मतलब बी, इनसे बी ही डिटरमिन होता है। और बी जो है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि हमें सिंपल वर्ड्स में पता है। तो बी ही डिटरमिन होगा इन सारी क्वांटिटीज़ से। तो जो है ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट्स इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो है ये एक डेफिनेशन थी जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो इसमें अब ये तो बच्चों हमारा टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया।
और अगर हम इस टॉपिक की एक एग्ज़ाम्पल जो है वो करें और उससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करें, तो चलें एक एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जिससे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना पता चल जाएगा। ठीक है, चलो जी एक एग्ज़ाम्पल करते हैं और इस एग्ज़ाम्पल से हम मैग्नेटिक फ़्लक्स को समझते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल ये है बच्चों कि किसी जगह एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 14I माइनस 18K। लेट्स से कि हमारे पास गिवन एक वेक्टर है और वो गिवन वेक्टर B जो है वो है 40I माइनस 18K। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है B और इसके यूनिट क्या होंगे, टेस्ला होंगे। ठीक है ना, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं और इसको हम टेस्ला भी कह सकते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक एरिया में से पास कर रहा है और वो जो एरिया है वो बच्चों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है ना, एक एक्स वाई प्लेन में ये एरिया जो है ये पड़ा हुआ है। तो आप इसका जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट करें कि इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो जो सिचुएशन इस तरह से हमारे पास कि लेट्स से कि दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड this is y-axis, right? This line is y-axis and this perpendicular is z-axis. ये जो एरिया है वो जो एरिया है वो इस तरह से पड़ा हुआ है, राइट? और बच्चों ये जो एरिया है इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो फिर आप देख सकते हैं कि चूँकि ये एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर ये एरिया पड़ा है तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी ए वेक्टर की, उसका मैग्नीट्यूड तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो k होगी, विच इज़ अलॉन्ग z एक्सिस। समझिए ना बात को आपको, z एक्सिस के अलॉन्ग बच्चों जो डायरेक्शन होती है उसको हम जो है वो k लेते हैं। तो अब हमारे पास जो a है वो भी वेक्टर की फॉर्म में आ गया। तो a वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर k और इस a वेक्टर को हम 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर k भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटी का स्क्वायर जो है दैट इज़ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। सेंटी जो है दैट इज़ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 और उसका स्क्वायर तो पावर से मल्टीप्लाई हुई तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। अब यहाँ पे अगर हम फ्लक्स फाइंड करें, राइट, अगर बच्चों हम फ्लक्स फाइंड करें तो फ्लक्स का फार्मूला होता है B डॉट A। तो अब यहाँ पे हमें B भी पता है, B गिवन है और वो क्या है 40I माइनस 18K डॉट A जो है A हमारे पास है 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4K। तो ये हमारे पास A है, तो B डॉट A हमने कर दिया। अब जो स्केलर प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। मसलन जब हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं और दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स जो हैं वो गिवन हैं, तो हम उनके रेलेवेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, मसलन I को I से, J को J से और K को K के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इस रूल पे चलें तो फिर हमारे पास जो है वो जो फ्लक्स होगा दैट विल बी माइनस I, इधर I कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो माइनस 18 इंटू 5 दैट विल बी माइनस 90 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 वेबर। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 90 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 वेबर्स। ठीक है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर जो है दैट मीन्स कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी एरिया का फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जहाँ जो B था दैट इज़ इन समवेयर I माइनस K, ये I और K की किसी डायरेक्शन की तरफ होगा, राइट, रैंडमली, उसको मैंने शो नहीं किया, बस इस तरह से हमने फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया।
तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कोई भी फ्लक्स बी डॉट ए के फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी हो तो फ्लक्स डेंसिटी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया कर देंगे। अब अगर यहीं से मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी हो तो यहाँ पर जो फ्लक्स डेंसिटी होगी उसमें हम ये देखेंगे कि जो इसको हम डिवाइड कर देंगे फ्लक्स को एरिया के साथ, तो वो बी आ जाएगा विच इज़ ऑलरेडी गिवन। ठीक है ना, वो तो दी हुई है, जो बी होता है वही फ्लक्स डेंसिटी होती है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है, तरह बी गिवन है तो व्हाट इज़ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी इज़ बी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया जा सके। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई वेक्टर ए हमें गिवन हो जिसके कंपोनेंट्स हों एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो हम इस अगर बी का फाइंड कर लें तो दैट विल बी फ्लक्स डेंसिटी। बहरहाल पूछा नहीं गया, अगर पूछे तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई है और इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके माइंड में है। अगर है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अच्छा सा पढ़ते रहें और सारे लेक्चर्स जो देखते रहें उनको सारे लेक्चर्स को शुरू से लास्ट तक एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अपने उस टाइम में फ्री टाइम में किसी भी लेक्चर को देखें ताकि आपको इंटरप्शन ना हो और आप तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें और अच्छे से मार्क्स लें और अपने फ्यूचर ड्रीम्स को फुलफ़िल करें। ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।